नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी प्लेनेट पर। मेरा नाम है सिफ और आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पॉलिटी का 9वां भाग है और इस क्रम में हमने 8 भाग को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर उन्हें देखें। सबसे पहला पार्ट से आप ज़रूर देखिएगा। सब प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जिसमें मैंने हिस्ट्री की और पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आप वहां से भी कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि हम जिस भी टॉपिक को अपने वीडियो में बताएं उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना से संबंधित, ठीक है। दोस्तों, अब प्रस्तावना को हम स्टार्टिंग से जान लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना का एक नाम और है उद्देशिका, जिसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उद्देशिका। अब इसका उद्देशिका नाम क्यों है, अभी इसको हम समझा देंगे आपको। लेकिन प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है, ठीक है। अब प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की एक भूमिका या, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है या देखिए इंग्लिश में मैंने यहाँ लिख दिया है और, ओके। तो प्रस्तावना संविधान की एक भूमिका या आमुख की भांति है। अर्थात अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रस्तावना संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों व शासन के स्वरूप व संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये है पूरा प्रस्तावना को सिंपल फॉर्म में पढ़ने का एक ये है प्रस्तावना, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि हमारे संविधान में क्या क्या इंक्लूड है। जैसे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दोस्तों इन सब पहलुओं को हम बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी, ये दोस्तों हिंदी में सन लिखा हुआ है, ठीक है, के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, ये पूरा संविधान हमको प्रस्तावना रटने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप रट लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रटने की ज़रूरत पूरा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ तक, ये देख रहे हैं, ये जो मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ तक आपको प्रस्तावना रट लेनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि स्टार्टिंग के वर्ड जो होते हैं कहता है कि इनको अरेंज फॉर्म में लगाइए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतने वर्ड आपको रटने ही पड़ेंगे क्योंकि इतने वर्ड एक अरेंज फॉर्म में लगाने होते हैं। समझ में आई बात? मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ओके। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे लास्ट में दे देगा और फिर सबसे पहले दे देगा गणराज्य और फिर कहेगा कि आप इसको अरेंज फॉर्म में लगाइए। तो हमको आंसर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले जिसमें होगा वो लगाना होगा, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रस्तावना को हमको रटना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो फिर आप बुक से भी जाकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक रट लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हर साल, ठीक है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम हो। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं, देखिए प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ये अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? प्रस्तावना की संकल्पना जो है ये अमेरिका से लिया गया है। इस कंसेप्ट को अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना से मिलती है, ओके। अब मैं बताता हूँ प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो देखिए 9 दिसंबर 1946, ओके, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ओके, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? JL नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे उद्देशिका के रूप में बनाने की घोषणा स्वीकार कर ली, या फिर उद्देशिका के रूप में बना दिया। ठीक है, तो इसकी जो नींव है, या फिर अगर कहा जाए प्रस्तावना को किसने बनाया, तो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। ठीक है, तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया और फिर बाद में इसे कुछ संशोधन किया गया 1976 में, जिसे प्रस्तावना का दर्जा दे दिया गया। तो इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी संशोधन क्या किया गया है वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। ये थे फैक्ट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात कर लेते हैं संविधान के मूल प्रस्तावना में मूल बातें जो लिखी हैं उन पर। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये मैंने बताया था ना आपको कि ये देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से आता है दोस्तों कि सीधे उठा के पूछ लेता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है, 4 ऑप्शन देगा और वहाँ पर आपसे पूछ लेगा, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के सामने एक लाइन लिख देगा, समाजवादी के सामने एक लाइन लिख देगा और फिर उसके बारे में कहेगा कि मिलान कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कंसेप्ट यदि हमारा नहीं क्लियर होता है तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके साथ साथ एस्से में बहुत ज़्यादा ये सब टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, एस्से में और इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा इनका यूज होता है, तो इसीलिए इनको तो हम किसी तरह से छोड़ सकते ही नहीं है। ठीक है, आप इनको बुक से डिटेल में पढ़िएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी बस कन्फ्यूजन दूर करने की एक छोटी सी कोशिश करूँगा, लेकिन आपको इसको बुक से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए मूल बातों की हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर मूल बातों को हमने 3 भागों में यहाँ डिवाइड किया है, संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य। ठीक है, प्रस्तावना में यही बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए संविधान का स्रोत अगर बात की जाए तो संविधान का स्रोत कौन है? तो संविधान का जो स्रोत है वो लोग हैं। ठीक है, कौन है? लोग। संविधान किसके लिए बनाया गया? संविधान लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे लोग खुश रह सकें। तो इसीलिए संविधान के स्रोत में हेडिंग है लोक प्रभुता। ओके, संविधान के स्वरूप देखिए, संविधान का स्वरूप किस तरह से बनाया गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी स्वरूप है संविधान का, पंथ निरपेक्ष स्वरूप है संविधान का, लोकतंत्रात्मक स्वरूप है और गणराज्य की तरह है। ठीक है, तो अब ये इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। और देखिए संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान को बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया संविधान को? तो देखिए संविधान बनाया गया है न्याय के लिए, हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके, हर एक व्यक्ति के पास खुद की स्वतंत्रता हो, समाज में समानता की भावना हो, बंधुता की भावना हो, हर एक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए और हमारा जो भारत देश है वो एक सूत्र में बंध सके, मतलब पूरा भारत देश एकता और अखंडता के बंधन में बंध सके, ऐसी समाज की स्थापना करने के लिए संविधान को बनाया गया है। ठीक है, तो संविधान का उद्देश्य है ये। ओके, संविधान का स्वरूप है ये वर्ड। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की, यानी कि संविधान के स्वरूप की। ठीक है, संप्रभुता यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यहाँ मीनिंग है कि स्वतंत्र निर्णय लेने की किसी भी देश की शक्ति, अर्थात जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई?
दूसरा वर्ड है समाजवादी। समाजवादी का मतलब है यहाँ पर जो समाजवाद की विचारधारा से चले। समाजवाद क्या है? तो एक प्रकार की ये विचारधारा होती है। अब देखिए समाजवाद के हम बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक होता है समाजवाद और एक होता है मार्क्सवाद या फिर साम्यवाद। ठीक है, तो समाजवाद में और मार्क्सवाद अर्थात साम्यवाद, इन दोनों की ही विचारधाराएं बिल्कुल समान होती हैं। अर्थात समाज में संपत्ति का समाजीकरण हो, इनका पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, मजदूर या वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है शोषण की समाप्ति होनी चाहिए, और चौथा पॉइंट है कि समाज में एक समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 4 पॉइंट हो गए। तो ये चारों के चारों जो पॉइंट मैंने आपको बोल दिए, ये चारों ही पॉइंट इन दोनों की विचारधाराओं के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के ही एम समाज में इस तरह की व्यवस्था को लागू करना है। समाजवाद के अकॉर्डिंग भी यही विचारधाराएं, यही चारों पॉइंट आते हैं, और मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग भी ये दोनों ही वाद या दोनों ही विचारधाराएं एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें संपत्ति का समाजीकरण हो, समानता हो, मजदूर या वंचित वर्गों का कल्याण हो, या शोषण की समाप्ति हो जाए। ठीक है, ये दोनों ही विचारधाराएं इसी ऐसे ही समाज की स्थापना करने चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या है कि इसे समाजवाद और इसे मार्क्सवाद कहा जाता है? तो एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है कि समाजवाद चाहता है कि ये गैर हिंसात्मक तरीके से हो, अर्थात गांधीवाद की तरह हो, अर्थात इसमें हिंसा का कहीं भी एक छोटा सा अंश ना हो, ये एक अहिंसा के रूप में हो। ठीक है, जिसमें कि कोई भी मार काट नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मार्क्सवाद हिंसा के रूप में हिंसा का पालन करता है। ठीक है, ये एक मार काट के ये कहता है कि लड़ाई करो और अपने हक के लिए लड़ो, और ये कहता है कि चुपचाप शांत रहो, गांधीवादी तरीके को अपनाओ और तब फिर इस तरह के समाज की स्थापना करो। लेकिन इसका कहना है कि लड़ाई करो और अपने हक के लिए लड़ो, और इस तरह के समाज की हम मिलकर स्थापना करेंगे। ठीक है, तो मार्क्सवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स। ओके, तो इतनी चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि समाजवाद का यहाँ पे क्या मतलब है। तो इस तरह के समाजवादी तरीके से एक ऐसे समाज की स्थापना करना है। ठीक है, ऐसे समाज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है मैंने आपको बता दिया पॉइंट में बता के। ठीक है, आपको इसको लिखना है कॉपी में अपनी। ओके, तो प्रस्तावना में समाजवाद का अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, आशा करता हूँ आप इस पॉइंट को विजुअल समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का दोस्तों मतलब है राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, अर्थात भारत देश में सभी धर्म एक समान है। ठीक है, ना ही किसी धर्म को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ना ही किसी धर्म को नकारा जाएगा। हम सभी धर्मों के लिए एक तरह के कानून को अपनाएंगे। ओके, ये है पंथ निरपेक्ष का मतलब। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। दोस्तों ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनको छोड़ना नहीं है, और एक्से में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन जो कि जनता के लिए होगा और जनता के द्वारा होगा, अर्थात जनता का शासन होगा। एक ऐसे हमारे देश में जनता का ही शासन होगा जो कि जनता ही डिसाइड करेगी कि उसका नेता कौन होगा। ठीक है, और वो शासन जनता के लिए ही होगा। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गणराज्य अगला पॉइंट है कि संविधान के स्वरूप में ये लास्ट पॉइंट है गणराज्य। ठीक है, एक ऐसा देश, गणराज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख निर्वाचित हो, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित हो या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित हो, लेकिन वो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए, अर्थात वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे कि ब्रिटेन में होता है राजा रानी, एक वंशानुगत क्रम चला आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गणराज्य का यही मतलब है। तो अपना भारत देश गणराज्य देश है एक। ठीक है, भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप इसको भी जान लीजिए। राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति, जबकि सरकार का प्रमुख होता है
प्रधानमंत्री। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं संविधान के उद्देश्य पर। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे हमने संविधान के स्वरूप पर चर्चा कर लिया था, संविधान का स्रोत बता दिया था। अब संविधान के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए संविधान का उद्देश्य क्या है। हमारे भारत देश के सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। अब वो न्याय किस तरह से होगा, वो चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, या फिर राजनीतिक, मतलब किसी भी तरह का अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से तीनों प्रकार के न्याय हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए हमारे देश में। ठीक है, सभी से निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट था वो स्वतंत्रता था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, संविधान के उद्देश्य में स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हमारी प्रस्तावना ये भी कहती है, हमारे संविधान का उद्देश्य है ये कि हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब स्वतंत्रता किस तरह की होनी चाहिए, चाहे किसी भी मामले में प्रत्येक व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है, अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी धर्म में विश्वास करने के लिए, किसी भी चीज़ पर आस्था रखने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, और किसी भी उपासना को करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो इन सभी प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य है हमारे संविधान में। ठीक है, तो हमारे संविधान को इसीलिए बनाया गया है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति हर तरह से स्वतंत्र महसूस करे अपने आप को। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है समानता का। ठीक है, समानता मतलब दो प्रकार की होती है, एक प्रतिष्ठा की समानता, एक अवसर की समानता। ठीक है, अब प्रतिष्ठा की समानता क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रतिष्ठा की समानता का मतलब होता है समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान उसकी योग्यता व गुण से निर्धारित होगा, अर्थात उसकी जाति, धर्म व लिंग से निर्धारित नहीं होगा। ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक। अब अगला है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का, अपने आप को, अपनी संपत्ति को बढ़ाने का अवसर है, अपने आप का डेवलपमेंट करने का एक समान अवसर प्राप्त है। किसी को भी जाति, लिंग व धर्म के आधार पर निम्न नहीं रखा जाएगा, ना ही यदि वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता है तो वो राष्ट्रपति भी बनने की यदि योग्य है तो फिर उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब बस यही है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार भी अपनाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है दोस्तों इसके बावजूद हमारे संविधान में कुछ कमियां रह गई हैं, और इन्हीं कमियों के माध्यम से इनके कुछ अपवाद भी बनते हैं। वो हम अपवाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इनके अपवाद हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे अपने मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट था वो है बंधुता के बारे में। बंधुता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ भाईचारे की तरह रहे। ठीक है, भ्रातृत्व की भावना के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करे। और गरिमा का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरिमा महसूस होनी चाहिए। ठीक है, गरिमा महसूस होने का तात्पर्य क्या है, गरिमा का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, तो वो मानवीय गरिमा से पूर्ण होते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करे, और उसके लिए कभी किसी भी वर्ग को कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक माफ़ी चाहता हूँ, छठा पॉइंट जो है ये नहीं लिखा है। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या था मैं आपको बता देता हूँ, एकता और अखंडता। ओके, छठा पॉइंट था एकता और अखंडता, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो एक मिनट, ये देखिए। ओके, एकता और अखंडता छठा पॉइंट था। तो इसका मतलब भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका मतलब होता है दोस्तों एकता और अखंडता का कि एकता जो है एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना होती है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करना। ओके, ये जो है प्रत्येक व्यक्ति के बीच में एक होकर रहने की भावना को विकसित करने की एक संकल्पना है। ठीक है, और अखंडता का मतलब है कि हमारा भारत देश का कोई भी राज्य या फिर कोई भी टुकड़ा भारत से अलग नहीं हो सकता। वो एक अखंड भारत है। हमारा जो भारत है एक अखंड भारत है, अर्थात इसके खंड मतलब होता है क्या, खंड मतलब होते हैं टुकड़े, और अखंड मतलब कि कोई भी टुकड़ा ना किया जा सके। भारत के कोई टुकड़ा नहीं, भारत को दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। संविधान में ये प्रॉपरली लिखा गया है। ठीक है, तो अखंड का मतलब यही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बाकी आप बुक से एक बार ज़रूर अगर पढ़िएगा अगर आपका यहाँ पे कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ये मेंस
के पर्पज़ से, इंटरव्यू के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। अब दोस्तों इसके कुछ विवाद हैं, देखिए प्रस्तावना, अब हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं अपना चार्जर लगा लेता हूँ। ओके, अब हम इस प्रस्तावना को लेकर जो विवाद हुए उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला क्या विवाद क्या था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, और यदि संविधान का अंग है तो फिर क्या ये संशोधन इसमें किया जा सकता है, इसको लेकर विवाद चल रहा था। तो इसको लेकर जो पहला विवाद हुआ, उस विवाद का नाम था बेरूबारी विवाद, जो कि 1957 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत दलीलें पेश की गई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन को पूछा गया है, पीसीएस में और आईएएस में भी। उसके साथ साथ प्री में तो हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग कहीं भी कभी भी उठा के क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो इसके जो निर्णय दिए गए हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। इतना आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। आर्टिकल 368 के तहत संसद के पास ये शक्ति है कि संविधान के किसी हिस्से में वो संशोधन कर सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में भी ये संशोधन कर सकती थी, लेकिन फिर जब यही विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए आप संसद प्रस्तावना में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया आपको ये रटना है। ठीक है, फिर दूसरी बात, फिर से यही मामला कोर्ट में पहुंचा कि और इस विवाद का नाम था केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पहले खूब दलीलें पेश की गई, उसके बाद निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है और इसीलिए ये संशोधनीय है। ठीक है, इसमें संसद संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे का मतलब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और फिर मिनर्वा मिल्स विवाद आया 1980 में। ठीक है, 1980 में ये दोस्तों मिनर्वा है, मिनर्वा मिल्स, यहाँ पे ला होगा, ला, ओके, ला, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में आया और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही निर्णय दिया जो कि केशवानंद भारती विवाद में दिया था। क्या दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसीलिए ये संशोधन इसमें किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये तीनों निर्णय, इन तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिए ये हमको जरूर रट लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद देख लीजिए वर्तमान में जो स्थिति है, प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति बनी हुई है वो हम जान लेते हैं। वर्तमान में भी वही स्थिति बनी हुई है जो स्थिति केशवानंद भारती विवाद और मिनर्वा मिल्स विवाद में थी। क्या स्थिति है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन प्रस्तावना में पाए जाने वाले मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब मूल ढांचे का मतलब यहाँ पर यह है कि संसद अगर चाहे तो वो संविधान के स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद अगर चाहे कि संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन कर दे तो संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पे मूल बातें कह दो या फिर मूल ढांचा कह दो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो मूल ढांचे का मतलब क्या है आपको शायद ये समझ में आ चुका होगा और इन सब चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में अभी बता रखा है। तो ठीक है, तो संसद किसी संविधान के किसी भी ऐसे हिस्से में परिवर्तन नहीं कर सकती जो उसको पूरी तरह से मतलब चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि संसद चाहे कि एकता और अखंडता का कंसेप्ट चेंज कर दे और भारत के टुकड़े करवा दे संविधान में संशोधन करके, तो संसद ऐसा नहीं कर सकती। संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो विवाद थे ये मैंने आपको बता दिया, इसमें जो निर्णय आए वो भी आप जान लिए हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुट अप हो रहे हैं तो आपको ये बस निर्णय को रटना है कि कौन से विवाद में क्या क्या निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें आपको रट लेनी है और वर्तमान में स्थिति क्या है ये जान लेना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है और यदि अंग है तो फिर क्या ये संशोधनीय है, ये क्वेश्चन आईएएस के मेंस में भी पूछा गया है और पीसीएस के मेंस में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। अब अगला हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन हैं
जिसमें प्रस्तावना को लेकर कुछ महान लोगों ने कुछ बातें कही हैं, वो प्री में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए आप कि संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। किसने कहा है? तो गजेंद्र गढ़कर ने कहा है, जो कि एक भारतीय है। फिर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। प्रस्तावना को देश की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसने कहा? तो वो के.एम. मुंशी ने कहा। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं प्री में, तो आपको इसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। क्या है कि प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया 1976 में। ठीक है, कब संशोधित किया गया? 1976 में संशोधित किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसद प्रस्तावना में पाए जाने वाले मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि मूल ढांचे में विस्तार कर सकती है। ठीक है, और यही चीज केशवानंद भारती विवाद में भी बताई गई थी, मिनर्वा मिल्स विवाद में भी बताई गई थी कि मूल ढांचे में विस्तार कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो देख लीजिए आप कि मूल ढांचे में विस्तार किया गया है, बिल्कुल वहाँ के शब्द को हटाया नहीं गया, बल्कि उनमें विस्तार किया गया। और विस्तार करने में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, देख लीजिए, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब मैंने आपको बता दिया। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। दोस्तों ये 1976 लिखा हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 ये है पूरा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, ये 42वां है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल भी इसको छोड़ के नहीं जा सकते, किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो भी। ओके, तो दोस्तों मैंने इसमें हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। आप समझ सकते हैं, बहुत मेहनत के साथ स्लाइडें बनाई हैं मैंने, और फिर बहुत मेहनत के साथ इसको मैंने आपको बताया भी है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक तो ज़रूर करना बनता ही है भाई। और अगर अच्छा लगे तो अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड हो, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, और जिससे कि मेरे बहुत सारे काम, क्योंकि दोस्तों अगर मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, अगर आपकी तरफ से मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपकी तैयारी में ये बिल्कुल भी यूज़फुल ना हो तो फिर इसका तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि मैं जो भी कुछ यहाँ पर आपको बताऊँ वो आपकी समझ में आना चाहिए, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कोई भी फैक्ट छोड़कर नहीं जाना चाहिए, जिससे कि आपकी एक तैयारी में थोड़ा सा भी यदि मेरा योगदान हो गया तो फिर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी न किसी को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।